Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Government PG College, Behror, Political Science। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में अपन ने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में समझा। अब हम डाटा काइंड्स एंड सोर्सेज के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पूर्व के वीडियो में बताया गया था कि किसी भी शोध को करने से पहले उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर हम शामिल करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन के बाद हम नेक्स्ट लेंगे डाटा। सबसे पहले है ये समझेंगे कि डाटा क्या होता है। डाटा लैटिन भाषा के एक वचन शब्द डेटम से बना है। इसका अर्थ है सामने प्रस्तुत वस्तु। इन्हें आंकड़े या आधार सामग्री भी कहा जाता है। स्वीकृत या जानी मानी चीज़ों या विचारों या मान्यताओं को जिनसे निष्कर्ष निकाले जा सके आधार सामग्री या डेटा कहा जाता है। इनका विश्लेषण और आकलन के लिए इनको उपयोग में लिया जाता है। अवलोकन या मापन के माध्यम से एकत्रित सूचनाओं को जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकाला जा सके आधार सामग्री कहा जाता है। तथ्य सामग्री के अंतर्गत हम फील्ड वर्क सबसे पहले ये देखेंगे कि क्षेत्र कार्य क्या होता है। इसको हम मेथोडोलॉजिक पर्सपेक्टिव के अंतर्गत देखेंगे कि एक राजनीतिक शोधक या पॉलिटिकल रिसर्चर जब समस्या का निर्धारण, प्रकल्पनाओं का निर्माण तथा अभिकल्प का रूपांकन कर चुका है तो उसे वास्तविक कार्य करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। यह कार्य शोध भाषा में क्षेत्र कार्य कहलाता है, फील्ड वर्क कहलाता है। क्षेत्र कार्य की सबसे बड़ी चुनौती सही एवं संपूर्ण तथ्यों या आधार सामग्री का संकलन है। यह आधार सामग्री अध्ययन के विषय से संबंधित होनी चाहिए तथा कम से कम समय, धन और मानव शक्ति खर्च करके एकत्रित की जानी चाहिए। सीमित साधनों वाले विकासशील देशों में ऐसा किया जाना और भी अधिक आवश्यक है। फील्ड वर्क के अंतर्गत हम देखेंगे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे विभिन्न पद्धतियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं उपकरणों का ज्ञान हो, वह उसका सही समय पर सही प्रकार से उपयोग कर सके। इसके साथ ही उनकी सीमाओं, पारस्परिक एवं पूरक प्रकृति तथा उसकी क्षमता से भी उन्हें परिचित होना चाहिए और उसे रिस्पोंडेंट्स की दिनचर्या, व्यक्तित्व, मिलने का उचित स्थान तथा समय आदि का पता होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे शोध कार्य का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि उसका शोध कार्य अपेक्षाकृत बड़ा है तो उससे एक से अधिक विषयों का ज्ञान, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे कि हम अंतर्विषयक दृष्टि तथा संगठन क्षमता का भी होना चाहिए। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास पर्याप्त धन, समय तथा उपयुक्त उपकरण आदि भी होने चाहिए। सबसे बढ़कर उसे सत्य को जानने की जिज्ञासा, त्याग और बलिदान की भावना का होना आवश्यक है। इससे से हम देखेंगे कि फील्ड वर्क के अंतर्गत एक शोधकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तत्पश्चात हम देखेंगे काइंड्स ऑफ डाटा, तथ्यों के प्रकार। तथ्यों के प्रकार के अंतर्गत हम दो प्रकार के तथ्यों की बात करेंगे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक डाटा, प्राथमिक तथ्य मौलिक सूचनाएं अथवा आंकड़े होते हैं। इन्हें शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर समस्या से संबंधित प्रत्यक्ष निरीक्षण या व्यक्तियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि के माध्यम द्वारा प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित जीवित व्यक्ति से ये समस्या से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा उसको उनका विशेष ज्ञान होता है। इसी तरह सेकेंडरी डाटा जो द्वितीय स्रोत है उसके अंतर्गत दूर से व्यक्ति अथवा संस्था आदि के द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों, प्रतिवेदनाओं, पांडुलिपियों, डायरियों आदि को द्वितीय स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम दो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं और
पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हम डायरिया, पत्र, आत्मकथा आदि आते हैं। और पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पुस्तकें, जनगणना, रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ बातों को लिया है। प्राथमिक तथ्य सामग्री, इसका संकलन स्वयं शोधक करता है। जब दूसरा शोधक इसका उपयोग करता है तो उसके लिए यह द्वितीय बन जाती है। इसी तरह द्वितीय तथ्य सामग्री, इनका संकलन दूसरे शोध को शोध संस्थाओं, निगमों एवं अभिकरणों द्वारा किया जाता है। शोधक को इन संकलनकर्ताओं का संदर्भ देना होता है। सेकेंडली, यह सामग्री पूर्ण रूप एक मौलिक या प्रथम बार एकत्रित की जाती है, जबकि सेकेंडरी सोर्सेज शोधक इन्हें दूसरे शोधक या संस्थाओं से लेता है। वह इनके सत्य या प्रामाणिक होने की गारंटी नहीं देता। थर्डली, यह सामग्री पूर्णतः शोधक से संबंधित होती है। इसमें शोधक अपने उपयोग के लिए सामग्री का अंश उपयोग करता है। और फोर्थली, यह सामग्री नवीन, अद्यतन एवं विषय सापेक्ष होती है। और सेकेंडरी सोर्सेज में यह तथ्य सामग्री पहले अन्य किसी प्रयोजन के लिए संकलित किए जाने के कारण पुरानी या कालातीत होती है। इस तरह से हम देखेंगे प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा, तथ्यों के स्रोत। तथ्यों के उपयुक्त दो प्रकार, प्राथमिक और द्वितीय, दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनकी प्रकृति, क्षमता तथा सीमाएं अलग अलग होती है। यंग ने इन स्रोतों को दो बड़े भागों में बांटा है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और फील्ड सोर्सेज। जिसे हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को हम प्रलेखनीय स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत पुस्तकें, प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, डायरियाँ आते हैं। और क्षेत्रीय स्रोत, इसके अंतर्गत हम वास्तविक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों अथवा अध्ययन स्थल को रखा जाता है। प्राइमरी और फील्ड सोर्सेज के अंतर्गत हम देखेंगे ये उन स्रोतों को कहा जाता है जिसमें शोधक पहली बार तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करता है। वह इन तथ्यों को अपनी समस्या के संदर्भ में संकलित करता है और इनको संकलित करने में चयन, मात्रा, स्वरूप, कार्यशैली में उसी की भूमिका प्रमुख होती है। प्राइमरी और फील्ड सोर्सेज के अंतर्गत कुछ डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत होते हैं। इन स्रोतों तक पॉलिटिकल रिसर्चर स्वयं जाकर घटनाओं, वस्तुओं, व्यवहारों, क्रियाविधियों आदि का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। इसके अंतर्गत डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत तीन बातें होती हैं, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेट और क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन, इसमें शोधक स्वयं उस समुदाय या समूह का एक सदस्य बन जाता है जिनका उसे अवलोकन करना है और ऐसा करने में वह स्वयं समूह के वास्तविक स्वरूप को गहराई से जानने में सफल हो जाता है। असहभागी अवलोकन, इसमें शोधकर्ता समूह में स्वयं सक्रिय भाग न लेकर तटस्थ रहकर अपनी गतिविधियों का अवलोकन करता है, जैसे लोकसभा की कार्यवाही का दर्शक दीर्घा से देखना। और अर्ध सहभागी अवलोकन, इसमें आंशिक रूप से सहभागी तथा असहभागी की दोनों विशेषताएं पाई जाती है और शोधक इसमें कुछ व्यवहारों में स्वयं भाग लेता है और शेष में तटस्थ होकर केवल अवलोकन करता है। तत्पश्चात हम देखेंगे इंटरव्यूज, साक्षात्कार। इसमें शोधक स्वयं उन लोगों से जाकर मिलता है तथा समस्या से संबंधित मामलों में वार्तालाप के द्वारा तथ्य प्राप्त करता है। तत्पश्चात इसके अंतर्गत शेड्यूल, अनुसूचियाँ यह एक प्रकार की क्वेश्चनरी है। इसमें प्रश्न तथा खाली सारणियाँ दी हुई होती है। इन्हें लेकर स्वयं शोधक सूचनाकर्ताओं के पास जाता है, प्रश्न पूछता है और उन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके अनुसूचियों में भरा जाता है। तत्पश्चात इसके अंतर्गत हम देखते हैं इनडायरेक्टेड सोर्सेज, इनडायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज। इसे अप्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है कि इसमें शोधक सूचनाकर्ता के पास नहीं जाता, स्वयं जाने के स्थान पर वह अपनी समस्या से संबंधित प्रश्नों को सूचनादाता के पास भेजता है। इसके अंतर्गत भी क्वेश्चनियर होती है, क्वेश्चनियर प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली
अध्ययन क्षेत्र का बहुत बड़ा होने पर अथवा सूचनादाताओं के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरे होने पर शोधकर्ता के लिए संभव नहीं होता कि वह उक्त प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों का सहारा ले। जैसे भारत के आईएएस अधिकारी के कांग्रेस शासनों में प्राप्त प्रशासनिक अनुभव के विषय में जानकारी साक्षात्कार, अनुसूची आदि साधनों से नहीं प्राप्त की जा सकती। ऐसी अवस्था में एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार करके डाकघर द्वारा सूचनाकर्ताओं के पास भेज दी जाती है और उससे अपनी समस्याओं की जानकारी देते हुए शीघ्र भरकर लौटाने के लिए अनुरोध किया जाता है और इसका उपयोग उसी समय किया जाता है। इसके अंतर्गत अन्य साधन भी होते हैं, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू, रेडियो अपील और पैनल टेक्निक। किंतु इन शोध को समुचित प्रयोग एक कुशल, ईमानदार और अनुभवी शोधक ही कर सकता है। अन्य शोधक स्वयं निर्माता होने के कारण तथ्यों को तोड़ मरोड़ सकता है। उनके निजी पूर्वाग्रह तथा पक्षपातपूर्ण झुकाव से बचने का कोई कारगर उपाय नहीं होता। अनपढ़ लोगों के साथ अनुसूचियां, प्रश्नावलियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत हम देखेंगे कि पर्सनल डॉक्यूमेंट, व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख में वह सामग्री आती है जिसे विभिन्न व्यक्ति अपने बारे में या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य घटनाओं के बारे में अपने विचार लिखते हैं। इनमें लेखक की निजी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों का पता चलता है और वे स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं और इनसे उनका व्यक्तित्व तथा अनुभव प्रतिबिंबित होता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, तिलक, नेहरू, रॉय आदि लोगों की जीवनियों में हम देख सकते हैं। ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्रीज, जीवन इतिहास, डायरीज, लेटर्स, मेमोरीज, संस्मरण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट, व्यक्तिगत प्रलेखों के महत्व का मूल्यांकन। राजनीतिक शोध में व्यक्तिगत प्रलेखों का अत्यधिक महत्व है। इनसे घटनाओं एवं समस्याओं का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा तथ्यात्मक ज्ञान हो जाता है। यह सार्वजनिक प्रकाशन की दृष्टि से कम तथा निजी दृष्टिकोण से अधिक लिखे जाने के कारण अधिक विश्वसनीय तथा वास्तविक माने जाते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसे हम सार्वजनिक प्रलेख कहते हैं, तथ्यों को प्राप्त करने का दूसरा प्रलेखनीय स्रोत या सार्वजनिक प्रलेख है। इन प्रलेखों को सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी संस्थाएं तैयार करती हैं। ये प्रकाशित अथवा अप्रकाशित हो सकते हैं। इससे आम जनता को विभिन्न पक्षों तथा उन संस्थाओं की गतिविधियों की जानकारी हो जाती है, जिसके अंतर्गत जनगणना संबंधी आंकड़े, रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन, विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कुछ अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट की। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट प्रकाशित प्रलेख आम जनता के लिए छपी हुई सामग्री को कहते हैं। यह पुस्तकालयों, पुस्तक विक्रेताओं, वाचनालयों आदि स्थानों पर सार्वजनिक रूप से मिलती है। इनको भी 4 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। फर्स्टली रिकॉर्ड, अभिलेख। भिन्न संस्थाएं अपने दैनिक कामकाज संबंधी सूचनाएं, आंकड़े या अभिलेख रखती है। जैसे जिलाधीश के कार्यकाल में जिले से संबंधित सभी सामग्री होती है। ऐसी सामग्री की प्रति माह, छमाही, वार्षिक आधार पर हम संकलन करते हैं। इसी के अंतर्गत नियुक्ति विभाग से सभी अधिकारियों की नियुक्तियां, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि का ब्यौरा लगातार रखा जाता है। सेकेंडली पब्लिश स्टैटिस्टिक्स, प्रकाशित आंकड़े। प्रत्येक सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था आंकड़े संकलित एवं प्रकाशित करती है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के पास अलग अलग सांख्यिकी विभाग होते हैं। ईयर बुक्स में हम सभी प्रकार के आंकड़े मिल जाते हैं। आजकल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शोध संबंधी आंकड़े भी प्रकाशित होने लगे हैं। थर्डली रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट। समाचार पत्रों तथा साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं में समय समय पर राजनीतिक जीवन की घटनाओं आदि से संबंधित सूचनाएं, रिपोर्ट प्रकाशित होती रहती है। ऐसे अनेक अनुसंधान संबंधी पत्रिकाएं निकलती है जिनमें विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात अदर मिसलेनियस होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की पुस्तकें, उपन्यास आदि भी महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने में सहायक होते हैं।
तत्पश्चात हम देखेंगे अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, जिसे हम अप्रकाशित प्रलेख कहते हैं। प्रलेखनीय का द्वितीय स्रोत से प्राप्त सभी सामग्री प्रकाशित अवस्था में नहीं पाई जाती। गोपनीयता, व्यय आदि कारणों से उन्हें कई बार प्रकाशित नहीं करवाया जाता। अनेक बार प्रकाशित या उपलब्ध होने पर भी उन्हें गोपनीय रखा जाता है। ऐसी समस्त सामग्री को हम अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। इन अभिलेखों को सार्वजनिक होने पर भी अनेक कारणों से प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक शोध की दृष्टि से ऐसे अभिलेखों की मात्रा बहुत अधिक होती है और शोधक को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सही है कि राजनीतिक निर्णय गुप्त रूप से लिए जाते हैं तथा उन्हें गुप्त रखा जाता है, जिसे लोकसभा में, सदन में अथवा सार्वजनिक रूप से बताए जाने पर भी उनको वास्तविक स्वरूप कुछ और ही होता है। इस तरह से ये एक तरह के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होते हैं। तत्पश्चात रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसे हम दुर्लभ हस्तलेख कहते हैं। अनेक हस्तलेख राजनेताओं, प्रशासकों, विचारकों आदि की असामयिक मृत्यु हो जाने या साधनों के अभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाते, या तो वे इधर उधर रह जाते हैं या काल में कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में होते हैं। ऐसी बहुत सी सामग्रियाँ संग्रहालयों में पड़ी रहती हैं। भारतीय रियासतों के राजा महाराजाओं के ग्रंथालयों में भी ऐसी अपार सामग्री पड़ी रहती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के गोपनीय पत्र सीलबंद अवस्था में कलकत्ता संग्रहालय में पड़े हुए हैं, किंतु खोलने की अनुमति अब मिली है। ऐसे दुर्लभ प्रलेखों का बड़ा उपयोग हो सकता है यदि उन्हें शोध संस्थानों को उपलब्ध करा दिया जाए। तत्पश्चात हम देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट। विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं द्वारा शोध कार्य करवाया जाता है तथा शोधकर्ताओं को एमफिल, पीएचडी, डीलिट आदि की उपाधियाँ प्रदान की जाती है। इनमें कुछ शोध कार्य ही प्रकाशित हो पाते हैं, अधिकांश अप्रकाशित रह जाते हैं। यद्यपि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान आदि इनके प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं, फिर भी अप्रकाशित शोध सामग्री की सूची बहुत लंबी है। तत्पश्चात हम देखेंगे प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों का पारस्परिक संबंध। वस्तुतः तथ्यों को प्राप्त करने के आधारों पर स्रोतों का प्रचलित विभाजन प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत इतना स्पष्ट नहीं है जितना समझा जाता है। इस कारण उनके विषय में विश्वसनीयता का भी इतना अधिक स्पष्ट विभाजन नहीं हो सकता। प्राथमिक स्रोतों के लिए कहा जाता है कि वे शोधक द्वारा सीधे ही संकलित किए जाते हैं। इस संबंध में रॉबर्टसन और राइट के अनुसार प्राथमिक सामग्री का संकलन अनुसंधानकर्ता अपने विशेष उद्देश्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए संकलित करता है, किंतु पालिंग यंग ने उसकी विशेषता यह बताई है कि उसे पहली बार शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किया गया हो तथा उसको एकत्रित करने का दायित्व स्वयं शोधकर्ता का ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इन तथ्यों का महत्व अनुसंधान की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह एक भ्रांत धारणा है कि द्वितीय स्रोत प्राथमिक स्रोत से घटिया या कम विश्वसनीय होते हैं। कई बार द्वितीय स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। जैसे भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कई बार विश्वसनीयता रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर या उनके आंकड़ों पर होगी। तो पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से उक्त दो के स्थान पर तीन प्रकार के बन जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। शोध में उपयोगिता की दृष्टि से द्वितीयता कुछ अंशों में तीसरे शोध कार्यकारी परिकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं। प्राय होता है कि अन्य पुस्तकें यानी तृतीय शोध में हम समस्या प्राप्त करते हैं, उन्हें हमें ढूंढने के लिए विशेष सामग्री मिलती है और ये भी द्वितीय स्रोतों पर आधारित होते हैं। इस तरह से हम देखेंगे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्रोत आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। निष्कर्ष यह है कि समस्या के अध्ययन से पूर्व उपलब्ध सामग्री द्वितीय होती है। यदि उसका उल्लेख किसी तीसरे ने किया तो वह तृतीयक कहा जाएगा। शोधक की समस्या से संबंधित सामग्री को यदि वो वैसे ही रूप में अनंत उपलब्ध नहीं हो तो प्राथमिक तथ्य कहलाता है। अंत में हम कहेंगे अनुसंधान कार्य की सफलता में पुस्तकालय का आधारभूत योगदान होता है। हमने इस स्लाइड के माध्यम से जो जो तथ्य इकट्ठे किए हैं उसके आधार पर किस तरह से इनको प्रयोग में लिया जाता है उसको हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में तथ्य सामग्री, प्रकार, स्रोत
और किस तरह से आपस में एक दूसरे से संबंधित है। इतना ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखेंगे।